नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के मंच पर एक बार पुनः आपके साथ हूँ और आज लेकर आई हूँ श्री मोहन राकेश जी की एक बेहद सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है परमात्मा का कुत्ता। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हुए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गरम था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की उसे फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT केट, केट माने बिल्ली, BAT बेट, बेट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीज़ों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 वर्ष की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवाय कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गज़ल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्चदा ही मुरत्तब करेगा। एक फरमाइशी कहका लगा जिसे श की आवाज ने बीच में ही दबा दिया। कहे कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज साहब अब आवाज़ ज़रा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने
मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया ब्राडिल का लेख था कि उसे इतावली मर्दों से क्यों प्यार है। वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में J.D. रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आज शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उसी पर बैठ गया। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जड़ा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगें धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है सालों। जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई है। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है। इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ। आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दी थी मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दी, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया। माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वह उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा। चल उठ। मिस्टर, आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था। अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है, बेलाज बादशाह 7। उसे कोई लाज शर्म नहीं है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, समझे चपरासी बादशाह? अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हा हा, बेलाज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं और यह मेरे भाई की बेवा है। उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आप अपनी पुलिस।
आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैश में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ आए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी, दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। और मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ। उसी की दी हुई हवा खाकर जीता हूँ, उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है। मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ और तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन फिर भी मैं भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नर है, मेरे वाह गुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, बस करो। एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी एक संत बानी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया इन्होंने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ। मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो और अपनी डायरी में लिख लो। वह गुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज इजाद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं। तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो। तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी। शायद 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा, अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं। यह ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठा रहने दो, बकता है बकने दो। साला बदमाशी से काम निकलवाना चाहता है। लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम है और हाकिमों का कहना मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा शांति से काम ले। यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी
कमीज उतारता हुआ बोला, आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा, आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा, लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वह गुरु की पूजा करता है वह किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वह गुरु का नाम लेकर और इसके पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणित करता, दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो, क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी कि ये देश की मिट्टी को खराब करे, उसके नाम पर कलंक लगाए, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करे, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करे। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आज कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियों और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करे, या उस गड्ढे में सरकार एक तय खाना बनवा दें और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दें। ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतार दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी भी कमीज कंधे पर रख उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे बाहर आते देखा तो वह फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटिर बिटिर देखने में कुछ नहीं होता। भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों, भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो साल हा साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप करवाओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई 1000 बरकत है। वह सहसा रुका और जोर से हंसा। यारों, बेहयाई 1000 बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण से गहरा हो गया और भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेठ चाय ले आया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN, PN माने कलम, HE हैन यानी मुर्गी, DEN डैन माने अंधेरी गुफा। तो यह थी एक व्यंग्यात्मक कहानी परमात्मा का कुत्ता, जो कि आपको कुछ सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी।
उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।